दोस्तों नमस्कार। 3 मुद्दों को कवर करूंगा आज और तीनों मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। आपको ये समझना होगा। पहला मुद्दा जो कि डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ से लेकर के है, जो 1 जुलाई 2023 से लागू होने वाला है, और बाकी 2 मुद्दे उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। उन तमाम मुद्दों को आज चर्चा में शामिल करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज्वाइन बटन का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं कि अब शायद 3% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2023 से लेकर के जून 2023 तक जो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर के जो आंकड़े आए हैं, यानी कि महंगाई के जो आंकड़े आए हैं, उन सब का पूरा कैलकुलेशन लगाने के बाद पूरी तरह से स्पष्ट होता है कि 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत बढ़ेगी। तो ये जो अफवाहें चल रही हैं सोशल मीडिया पर कि 3% बढ़ेगा या 4 बढ़ेगा या 5 बढ़ेगा, तो आप देखेंगे सितंबर में जब सरकार ऐलान करेगी तो 4% निश्चित ही ऐलान करेगी, क्योंकि जो कैलकुलेशन बैठ रहा है वो 4% का ही बैठ रहा है। अब दूसरी खबर पर चलते हैं, जो कि केंद्रीय कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, राज्य सरकार का कर्मचारी हो, पेंशन भोगी हो, आम जनता हो, यानी 18 साल से ऊपर वाला कोई भी व्यक्ति हो जिसे वोट डालने का हक है, उसके लिए यह खबर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस खबर के आधार पर देश के लोकतंत्र में बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। केंद्र सरकार एक बिल पेश कर रही है, राज्यसभा में यह बिल पेश किया गया है, और यह बिल है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर की जो नियुक्ति, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति 3 लोगों की सदस्यता में होगी। विपक्ष का नेता, सरकार का नेता और खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सरकार को संवैधानिक पीठ के उस फैसले से कहीं ना कहीं आपत्ति है, जिसकी वजह से यह बिल, जो कि संशोधन बिल है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करने का संशोधित बिल राज्यसभा में पेश कर रही है। इसमें उन्होंने बताया कि जो नियुक्ति का प्रोसेस होगा, उसके लिए जो टीम बनेगी, कमेटी बनेगी, वो होगा 1 विपक्ष का नेता और 1 कैबिनेट मंत्री और 1 शायद प्रधानमंत्री। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसमें नहीं रहेंगे। अब आप सोचिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जो एक संवैधानिक पीठ है, हमारा भारत का एक बहुत बड़ा स्तंभ है न्याय प्रणाली, और न्याय प्रणाली का भी जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाने के लिए यह बिल पेश किया गया है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कोई आपत्ति है? और ये क्यों बिल पेश किया गया है, उसका मूल कारण समझिएगा। 3 सदस्यीय कमेटी होगी, तो 2 होंगे सरकार की तरफ से और 1 होगा विपक्ष की तरफ से। ऐसे में उनको निर्णय लेने में आसानी होगी, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को वो अपने तरीके से नियुक्त करेंगे, ताकि उनके अंतर्गत रह करके वो रेगुलेट हो सकें। क्या इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अपनी स्वतंत्रता से काम कर पाएंगे? उनके ऊपर सरकार का दबाव नहीं आएगा जब सरकार ही उनको नियुक्त करेगी? तो ऐसे में देश के करोड़ों मतदाताओं के साथ उनकी जो स्वतंत्रता है, उनके साथ ये सरकार खिलवाड़ करने जा रही है। संवैधानिक पीठ ने स्पष्ट कह दिया कि इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एक सरकार की तरफ से, एक विपक्ष की तरफ से कमेटी होगी नियुक्ति करने के लिए। इसमें क्या होता कि सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती थी, लेकिन सरकार अपनी मनमानी कर सके, उसके लिए यह बिल लाया जा रहा है। तो अब निर्वाचन आयोग के काम पर अब संदेह की दृष्टि पड़ने लग जाएगी, क्योंकि निर्वाचन आयोग कहीं ना कहीं अब सरकार के दबाव में काम करेगा। और ये केवल निर्वाचन आयोग के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, ये खिलवाड़ देश की जनता के साथ भी होगा, क्योंकि जो स्वतंत्र रूप से जो संस्थाएं काम करनी चाहिए, उनको स्वतंत्रता नहीं मिल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी कुछ दिन तक कहती है कि इस पार्टी में सबसे ज्यादा घोटालेबाज हैं, और वही घोटालेबाज भारतीय जनता पार्टी में आ जाते हैं तो वो दूध के धुले हो जाते हैं, और उतना ही नहीं, उन्हें मंत्री पद भी मिल जाता है। ये आपने देखा होगा। तो आप सोचिए, आपके मुद्दे सरकार कहां तक लेके जाएगी, आपको कहां तक राहत पहुंचाएगी। युवाओं को रोजगार देने का वादा कर रही थी ये सरकार के हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे,
युवाओं की भावनाओं के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया। कितने युवाओं को हर साल नौकरियां मिल रही हैं, ये आंकड़ा आपने जरूर देखा होगा। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी कई महीनों से मांग कर रहे हैं कि उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए, लेकिन सिर्फ टाल मटोल की कार्रवाई की जा रही है। भूतपूर्व सैनिक 7-8 महीनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनकी मांगों को सुना जाए और उनमें जो कम से कम जायज मांगे हैं उनको तो पूरा किया जाए। कुछ नहीं हो रहा, जैसा का तैसा ही धरा का धरा रह गया है। उनके द्वारा जो कमेटी गठित की जाती है, वो कमेटी उनको शायद कहीं पहले से ही निर्देश दे दिए जाते होंगे, हम ये दावे से नहीं कह रहे, उनको शायद पहले से ही निर्देश दे दिए जाते होंगे कि किस तरीके से काम करना है। उसी तरीके से वो कमेटी ड्राफ्ट तैयार करती है और फिर उसका अप्रूवल हो जाता है। अगर वो कमेटी स्वतंत्र रूप से काम करती, सबके लोगों के हितों को ध्यान में रख के काम करती, तो आज इतनी भारी भीड़ ये मांग नहीं कर रही होती, धरने प्रदर्शन नहीं दे रही होती कि उनकी मांगों को सुना जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी जय जवान जय किसान की बात करते हैं, ना तो यहां जवान की जय हो रही, ना तो यहां किसान की जय हो रही। किसानों की आय को दुगना करने का वादा कर रही थी, क्या दुगनी हुई? ये सरकार भूल गई है कि जो भूतपूर्व सैनिक आज धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, पिछले 7-8 महीने से अपनी मांगों को उठा रहे हैं, ये वही भूतपूर्व सैनिक हैं जिन्होंने अपने देश की मातृभूमि के लिए अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण समय था वो देश के लिए निछावर किया। जो लड़ाइयां लड़ी गई भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान, चाइना के साथ, उसमें ये शामिल हुए थे। वो परिवार शामिल हैं जिन्होंने अपने सदस्य को खो दिया और आज ये हालत है कि उनको धरने प्रदर्शन देने पड़ रहे हैं और सरकार उनकी मांगों को स्वीकार नहीं कर रही है। 15 अगस्त 26 जनवरी का दिन आता है तो प्रधानमंत्री जी बड़े लंबे लंबे भाषण देते हैं कि जवानों के लिए हम खड़े हैं, सेना के लिए हम खड़े हैं। कहाँ खड़े हो? कहाँ खड़े हो? आपकी सरकार से एक बड़ा नेता भी उस भीड़ को संबोधित करने नहीं गया। लाल किले से हवाई बातें करने से देश की जनता को अब गुमराह नहीं किया जा सकता। वो भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने कई महत्वपूर्ण ऑपरेशन में भाग लिया था, आज वो अपने ही ऑपरेशन को अंजाम नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि सरकार उनका साथ नहीं दे रही है। 1 रैंक 1 पेंशन 2 की जो विसंगतियां हैं उसके ऊपर कई दिनों से मांग चल रही है, कई चिट्ठियां भी दी और उस चिट्ठी का वही जवाब मिला जो भूतपूर्व सैनिक पहले से ही जानते थे। 7वें वेतन आयोग ने जो सिफारिशें लागू की, क्या वो अमेंडेबल नहीं है? क्या उसमें जो गलतियां हैं उसको सुधारा नहीं जा सकता? जब राजनीति करनी होती है, जब चुनाव आ जाते हैं, तब हर एक चीज संशोधित हो जाती है। अडानी जी के मामले में तो आपने पूरे नियम कानून सब बदल दिए थे ताकि उनको वो टेंडर मिल पाए, एयरपोर्ट मिल पाए और देश की जो बड़ी बड़ी कंपनियों का स्वामित्व है वो भी मिल पाए। तो केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन भोगियों का जो उन्होंने मेहनत की है उसके बदले में वो मांग रहे हैं। और क्या मांग रहे हैं? कि बढ़ती हुई महंगाई से लड़ने के लिए आज के दौर में कुछ पेंशन बढ़ा दी जाए, यही तो मांग रहे हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे एयरपोर्ट दे दो, वो ये तो नहीं कह रहे कि मुझे कोल इंडस्ट्री दे दो, वो ये तो नहीं कह रहे मुझे डिफेंस डील दे दो। वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि आज के दौर में जो महंगाई चल रही है उससे लड़ने के लिए उनकी पेंशन कम है, उसमें इजाफा किया जाए। और वास्तविक तौर पर जिन लोगों के लिए 1 रैंक 1 पेंशन 2 की मांग की जा रही थी उनको ही वंचित कर दिया। कम सर्विस में जो रिटायर हो गए हैं उनको तो कुछ लाभ मिला ही नहीं। 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है? 1 रैंक 1 पेंशन। इसमें इतना डिस्क्रिमिनेशन कर दिया, इतना कॉम्प्लिकेटेड ये मैटर बना दिया। प्री मैच्योर जाओगे तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्या प्री मैच्योर वाले को पेंशन नहीं मिल रही? इनवैलिडेट मेडिकल बोर्ड आउट हो गया, क्या उसको पेंशन नहीं मिल रही? तो 1 रैंक 1 पेंशन का मतलब क्या है? अगर मान लीजिए सन 90 का कोई रिटायर हो गया है और आज का कोई रिटायर हो गया है, जितनी साल सर्विस उसने की, जितनी साल सर्विस आज के ने की, दोनों की पेंशन बराबर होनी चाहिए। अब किसी की पेंशन किसी जमाने में 1000 रुपए थी, तो बढ़ते 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 कितनी बड़ी होगी? थोड़ी बहुत बड़ी होगी इंक्रीमेंट लगा करके। और आज की डेट में जो पेंशन जा रहा है उसको आज के हिसाब से, आज की महंगाई के हिसाब से उसकी पेंशन में इजाफा है। दोनों का जब एवरेज निकालते हैं तो बहुत कम बैठ रही है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों के साथ वो भेदभाव नहीं, क्यों? कर्मचारियों के साथ भेदभाव। अधिकारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर अलग, कर्मचारियों के लिए फिटमेंट फैक्टर अलग। ग्राउंड पर सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? ये सोचने वाला मुद्दा है।
उसी तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग की जा रही है। जो बुढ़ापे का एक सहारा होता है कर्मचारी का, वो होता है पेंशन, और उसी चीज को आप दे नहीं रहे और ये गिनाते जा रहे हैं कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने वो किया। अरे कांग्रेस ने जो किया उसके लिए उनको सत्ता से हटाया गया, आप पर भरोसा करके आपको सत्ता में लाया गया, और आप तो कांग्रेस से भी बुरा कर रहे हो। ऐसा तो शायद पहले कभी नहीं हुआ कि भूतपूर्व सैनिक 7-8 महीनों से लगे पड़े हैं अपनी मांगों को लेकर के। केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगी लगे पड़े हैं, धरने प्रदर्शन दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, और सरकार की तरफ से कोई मजबूत और ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। ये स्वाभाविक होता है कि हर मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन जो उसमें जायज मांगे हैं उनको तो पूरा किया जा सकता है। जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव किया है, उसको तो पूरा किया जा सकता है। राज्यसभा में प्रश्न रखा गया कि जो मिनिमम पेंशन है पेंशनर की और फैमिली पेंशनर की, क्या सरकार उसको बढ़ाने का कोई विचार कर रही है? अभी लेटेस्ट राज्यसभा में रखा गया तो उसका जवाब आया, जी नहीं, सरकार उसको बढ़ाने का कोई विचार नहीं कर रही है। मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए ही रहेगी। तो जब आप ये कहते हैं कि देश विकास कर रहा है, तो पेंशन का विकास क्यों नहीं हो रहा? वेतन का विकास क्यों नहीं हो रहा? कर्मचारियों का विकास क्यों नहीं हो रहा? मिडिल क्लास का विकास क्यों नहीं हो रहा? महंगाई की मार झेल रहे हैं। देश की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 1 से 11% बढ़ी है पिछले 10 सालों में, लेकिन केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों की इनकम मात्र 42% बढ़ी है, और 42% में भी 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ उनको नहीं दिया गया है। पे कमीशन ने यह कहा भी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर की पेमेंट को रिव्यू किया जाना चाहिए पीरियोडिकली, बिना 10 साल का लंबा इंतजार किए बगैर, यानी वेतन आयोग का इंतजार किए बगैर। तो क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। उसका जवाब सरकार सदन में यानी संसद में क्या देती है कि इस पैराग्राफ को, पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी, जब अप्रूव किया जा रहा था तो इस पैराग्राफ को अप्रूव नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्या सिर्फ पूंजीपतियों को और ज्यादा पूंजीपति बनाना ही इस सरकार का एकमात्र एम रह गया है? पूंजीपतियों के लिए ये सरकार है, जवान, किसान, मिडिल क्लास इनके लिए नहीं है। अगर होती तो आज ये धरने प्रदर्शन नहीं हो रहे होते। पूरा देश मांग कर रहा है कि ओल्ड पेंशन स्कीम लाओ, वो नहीं हो रही। भूतपूर्व सैनिक मांग कर रहे हैं कि 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को दूर किया जाए, वो नहीं हो रहा। राज्यसभा में यह कह दिया जाता है कि हर 6 महीने में डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ पीरियोडिकली रिव्यू कर दिया जाता है, लेकिन यह कहना भूल गए कि उसमें से 18 महीने का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ दिया नहीं जाता। दोस्तों, आज का मुद्दा यही था कि यह सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, कर्मचारी, पेंशनर इनकी सरकार नहीं है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।